बचा ले अपनी अस्मत को, कहीं हो जाए ना ये बेरंग। बचा ले अपनी अस्मत को, कहीं हो जाए ना ये बेरंग। कहीं तेरे दामन पर लग जाए ना कोई कलंक। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरी कहानी का शीर्षक है कलंक। और मेरी ये कहानी आज के परिवेश पर आधारित है और आज की बेटियों के ऊपर है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी कहानी में कुछ त्रुटि होती है तो प्लीज़ उसे भी कमेंट में बताइएगा, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर मेरी कहानी पसंद आए तो उसे भी प्लीज़ बताइएगा, मुझे और हौसला मिलेगा लिखने को और मैं और अच्छी कहानी आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है कलंक। रितिका, मेरी कहानी की कैरेक्टर रितिका, ये उसी की कहानी है। रितिका को आज ऑफिस में बहुत काम होता है, वो बहुत थक जाती है। उसके ऊपर घर की और बाहर की दोनों जिम्मेदारियां होती हैं। वो दोनों जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। वो जैसे ही गाड़ी में बैठती है और सर को सीट से टिकाती है, उसे हल्की सी झपकी आ जाती है। वो सुकून से लेटी ही रहती है कि उसकी गाड़ी चल करके आके सड़क पे रुकती है। मानो लगता है कि जैसे ड्राइवर ने बहुत तेज से ब्रेक मार दिया हो। रितिका हड़बड़ा कर उठ जाती है। वो रामू से पूछती है कि क्या हुआ रामू, ऐसे ब्रेक क्यों मारा? तो ड्राइवर उनका बोलता है कि दीदी, लगता है गाड़ी के सामने कोई महिला आ गई है और मैंने उसे बचाने की कोशिश की है, कहीं उसे चोट ना लग गई हो। इतना सुनते ही रितिका ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो दौड़ के उस महिला के पास गई। उसने देखा एक 21 साल की बच्ची, प्रेग्नेंट लेडी थी और प्रेग्नेंट बच्ची थी और जो 21 साल की थी, वो उसके पास आती है। उसे देखती है तो वो एकदम कपी से लिए सहमी सी खड़ी रहती है। मानो उसे लगता है कि जैसे उसके साथ कुछ बुरा हो गया हो। रितिका उसे लाती है, एक जगह बैठाती है और उसे पानी पिलाती है। लड़की चुपचाप से बैठी रहती है। तो रितिका उससे पूछती है कि चल बेटा, तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। वो लड़की कुछ नहीं बोलती। तो फिर रितिका उससे पूछती है कि बेटा कहाँ जाना है, तुम इस अवस्था में कैसे पैदल चलोगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, तुम ऐसे मतलब पैदल मत जाओ, अभी अनहोनी होने से बचा है और तुम ऐसे जाओगे कहीं कोई दिक्कत हो गई, कुछ हो गई तो तुम चलो मैं तुमको तुम्हारे यहाँ छोड़ देती हूँ। बहुत कहने पर वो लड़की भरभरा कर रोने लगती है और कहती है दीदी, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे भगवान के पास जाना है, मेरा कोई घर नहीं है। तो रितिका कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने प्यार से पाला है, तुम्हें इतनी अच्छी परवरिश दी है और तुमको इतने प्यार से पाला है। उन्होंने तुम्हें पालने के लिए पता नहीं कितने कष्ट उठाए होंगे और तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, ऐसे क्यों तुमको भगवान के पास जाना है। और फिर तुम्हारे साथ तो एक जिंदगी और जुड़ी हुई है, तुम अपना नहीं तो इस बच्चे का ख्याल रखो। तो वो लड़की रोती रहती है और कहती है नहीं दीदी, मैं अपने मम्मी पापा के लिए कलंक हो गई हूँ और जो है अपने भाई के सामने मैं नहीं जा सकती, मैंने उनकी नज़र को नीची कर दिया है, उनकी इज्जत पर जो है दाग लगा दिए हैं। मैं कैसे घर जाऊं, किस मुंह से जाऊं, और जिसके लिए मैं अपना पूरा घर परिवार सब कुछ छोड़ के आई थी, उसने भी मुझे नहीं अपनाया है। तो मेरे पास तो और कोई ठिकाना नहीं है सिवाय भगवान के घर जाने का। रितिका उससे पूछती कि आखिर हुआ क्या है, तुम क्यों ऐसे बोल रही हो, क्यों तुम्हारे पास घर नहीं है, और फिर कौन सी बेटी माँ बाप के लिए कलंक होती है, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जिसकी वजह से तुम घर नहीं जाना चाहती हो। तो उस लड़की ने जो कुछ बताया उससे रितिका एकदम अचंभित हो गई, एकदम परेशान हो गई और उसने उस लड़की को बहुत समझाया कि वो अपनी नहीं तो अपने बच्चे की परवाह करे और ले जाकर उसे फिर
उसने उससे कहा कि तुमको मैं नारी निकेतन में छोड़ देती हूँ और तुम वहाँ पे रहना, तुम्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, सब लोग मेरे जानने वाले हैं। बहुत समझाने पर वो लड़की रितिका के साथ नारी निकेतन के लिए चली पड़ती है और रितिका उसे नारी निकेतन में छोड़ती है और पुनः अपनी गाड़ी पर बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। गाड़ी में भी वो बहुत टेंशन में रहती है, बहुत बोझिल मन से बैठी रहती है कि ये क्यों लड़कियों के साथ ऐसा होता है, क्यों लड़कियां नहीं समझ पाती हैं कि समाज हमारे समाज के लोग कैसे लोग हैं, उन्हें अच्छा बुरा गलत सही कैसे नहीं पता चल पाता है और फिर लास्ट में वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हैं। क्यों करना चाहती हैं ऐसे, क्यों जो है वो पहले नहीं सोच समझ के कदम उठाती। इसी उधर गुण में वो रहती है कि उसकी गाड़ी गेट के सामने आके रुकती है। वो जैसे ही गाड़ी से उतरती है, एक छोटी सी बच्ची मम्मा मम्मा कह के उसकी तरफ दौड़ आती है। रितिका उसे बाहों में उठाती है और पुचकारती है और कहती है कि आज मेरा बच्चा सोया नहीं, आज इतनी देर तक कैसे जग रहा है। तो उसके बच्चे के पीछे एक दाई माँ आ रही होती हैं। वो कहती है कि बेटा आज बिटिया पर नहीं सो रही थी और जो है ये बार बार मम्मा मम्मा कह के गेट की तरफ भाग रही थी। मैंने इसे सब खाना खिला दिया है और इसे जो है इसको तेल वगैरह लगा दिया है और मैं इसको सुलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ पर ये सो नहीं रही है। तो रितिका कहती कोई बात नहीं दाई माँ, मैं भी इसे सुला दूंगी और जो है आप परेशान मत होइए। और वो उस बच्ची को लेकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दाई माँ उसका लैपटॉप लेती हैं और जो है अंदर आती हैं। वो हाथ पैर मुंह धुल के इसके बाद उस बच्चे को सुलाने के लिए बिस्तर पर लेटती है और उस बच्चे को प्यार करके उसे सुला देती है और नाश्ते के लिए टेबल पर आ जाती है। वो जैसे ही खाना अपने मुंह की तरफ करती है, उसे याद आता है कि उसकी बहन ने खाना खाया है कि नहीं खाया। तो दाई माँ से पूछती है दाई माँ क्या छोटी ने खाना खाया। तो दाई माँ कहती है हाँ बिटिया, छोटी बिटिया को मैंने खाना खिला दिया है और वो खाना खा के अभी जो है दवा लेकर सो गई हैं। आप खाना खा लो, आप थके होगे। तो रितिका खाना खाती है और खाना खाने के बाद वो अपनी बहन के रूम की तरफ जाती है। वो देखती है उसकी बहन सुकून की नींद सो रही होती है और जो है वो उसे देख के इसके बाद अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसकी छोटी सी बच्ची जो है सोई रहती है, वो उसे खूब प्यार करती है। पर आज उसे उस लड़की की बातों ने अंदर से झकझोर के रख दिया था, उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो सोने की बहुत कोशिश कर रही थी पर सो नहीं पा रही थी। चहलकदमी कर रही थी अपने कमरे में, कभी बैठती कभी लेटती। उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कुदरत ने फिर से कोई एक कहानी दोहरा दी हो। उसके सामने सारा दृश्य उसके आंखों के सामने घूम रहा हो। उस लड़की ने जो कुछ बताया, जो कुछ कहा, जैसे लग रहा था ये उसकी कहानी हो, उसके घर की कहानी हो। वो परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। उसकी आंखों से नींद दूर दूर तक नहीं थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी खुद को सुलाने की पर वो सो नहीं पा रही थी। उसने जैसे ही आंखें बंद की, उसके आंखों के सामने उसकी जिंदगी में हुई सारी घटनाएं घूम गईं और वो अपनी उसी दुनिया में गुम हो गई। एक टाइम था जब उसकी एक प्यारी सी फैमिली होती थी। उसके मम्मी पापा, भाई और एक छोटी सी बहन होती है। तो वो उनके साथ सब लोग बहुत खुशी से रहते थे। सब लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। रितिका पढ़ने में बहुत तेज थी। वो पढ़ाई में हर जगह अव्वल आती थी और उसका भाई भी। और इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। ये जॉब के लिए इसने रितिका में तैयारी भी कर रही थी, कोचिंग वगैरह कर रही थी। भाई भी पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब कर रहा था। एक छोटी बहन थी जिसने स्नातक में एडमिशन लिया हुआ था। वो बहुत चंचल थी, छोटी थी सबसे और सबकी दुलारी भी थी, जिसका नाम गीतू था। और
गीतू को सब लोग बहुत प्यार, गीतिका नाम था पर उसे गीतू बोलते थे लोग और उसे बहुत प्यार करते थे सारे लोग। रितिका का ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में रहता था पर गीतिका का ज़्यादा ध्यान सोशल मीडिया और अपनी सास सज्जा में लगा रहता था। उसका मन वो चंचल ज़्यादा थी। जहाँ पे रितिका एकदम शांत स्वभाव की थी वहीं पे गीतू एकदम चंचल स्वभाव की थी। उनका घर उनके दोनों बहनों की हंसी और ठिठोली से भरा रहता था। भाई सब लोग एक साथ बैठते थे, एक भरा पूरा अच्छा परिवार था उनका। गीतू का थोड़ा सा, गीतू जब कॉलेज जाती तो थोड़ा सा सज धज के जाती तो रितिका उसे मना करती कि इतना तैयार होके कॉलेज जाना अच्छी बात नहीं है, तुम जाओ पढ़ाई करने के लिए जाती हो, वो मंदिर है एक और वहाँ पर तुम पढ़ाई के लिए जाओ, इतना तैयार होके मत जाओ। तो वो कहती दीदी ये सारी चीज़ें अब आउटेड हो गई, सारी लड़कियाँ तैयार होके आती हैं, सज धज के आती हैं। एक दिन दोनों बहनों का कमरा एक ही था तो एक दिन रितिका पढ़ाई कर रही थी कि गीतू अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी, कोई मैसेज टाइप कर रही थी। तो उसे थोड़ा सा अजीब लगा, वो बार बार मुस्काई जा रही थी और उसके चेहरे से, उसके चेहरे के भाव से उसे लग रहा था कि वो किसी से चैट कर रही है। तो उसने कहा कि गीतू इधर आना। तो कहती है हाँ दीदी बोलिए। कहती है गीतू पहले मोबाइल रखो। तो वो मोबाइल जब रखती है इसके बाद कहती है कि बेटा अभी आपके पढ़ाई की एज है, आप पढ़ाई करो और आप अभी चैट करते हो और मैं आपको देखती हूँ अक्सर पढ़ाई आप ज़्यादा नहीं करते, आप चैट करते हो, किससे आप बात कर रहे हो। तो गीतू कहती है कि दीदी ये हमारे फ्रेंड्स हैं और आजकल तो लड़के लड़कियां दोस्त होते हैं, ये आम बात है और मैं अपने दोस्तों से ही चैट कर रही हूँ, किसी अजनबी से नहीं कर रही हूँ। तो इस पर गीतिका कहती है कि देखो रितिका कहती है कि देखो आज का माहौल ऐसा है कि आप लड़कों को अच्छे से नहीं समझ सकते हो और आप अगर एक भी गलत कदम उठा लिए तो आप के लिए भी और परिवार के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना। तो रितिका की इस बात पर गीतू थोड़ा सा गुस्सा होती है कि दीदी तो हमेशा ऐसे ही बोलती हैं, ये सब चीज़ें अब मैटर नहीं करती है, लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, सब लोग एक दूसरे को समझते हैं। तो इसके बाद वो सो जाती है और फिर कॉलेज जाती है दूसरे दिन। रितिका भी उसकी बातों को सोचती है कि मैंने समझा दिया, ये मेरी बातों को ध्यान रखेगी, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहती है और उसकी मतलब वो कोशिश करती है अपने बहन को हर तरह से समझाने की। एक दिन रितिका का भाई गुस्से में घर आता है और मम्मी से बहुत गुस्से में बात करता है कि गीतू आज कॉलेज गई थी। तो उसकी मम्मी कहती हाँ बेटा कॉलेज गई थी। तो वो कहता है कि मम्मी आज गीतू कॉलेज नहीं गई थी, आज मैंने उसे एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। एक क्या दो तीन लड़के थे और दो तीन लड़कियां थी, सब लोग रेस्टोरेंट में थे और वो कॉलेज का टाइम था और मैंने वहाँ पे उसे कुछ नहीं बोला, पर आप प्लीज़ उसे समझा देना कि इस तरह घूमना उसका सही नहीं है और क्या वो आपसे पूछ के गई थी। तो उसकी मम्मी कहती नहीं बेटा वो तो मुझसे कॉलेज के लिए गई थी और उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा था। तो ये सारी बातें घर में होती हैं, सब लोग गुस्सा करते हैं। तो जब गीतू आती है तो उसकी मम्मी उसे कमरे में ले जाके पूछती है कि जब तुमको कहीं जाना था तो तुम्हें एक बार मुझसे पूछना था और तुम ऐसे ही चली गई और आज भाई ने देखा है, कल समाज में लोग देखेंगे, सब लोग गलत कहेंगे। और तो इस पर गीतू कहती मम्मी आप अभी भी पुराने ज़माने में जी रही हैं और जो है वो मेरे दोस्त का बर्थडे था जिसमें मेरे सारे फ्रेंड्स गए थे, मैं भी गई थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें पूछने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं आपसे पूछ के जाती। तो इस पर रितिका गुस्सा करती है कि तुम मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो और फिर जो है कहीं भी जाना हो, चाहे दोस्त का बर्थडे हो या कहीं हो, जब मम्मी तुम्हें नहीं मना करती हैं तो तुम्हें उस बात को मम्मी से पूछना चाहिए। हर छोटी बड़ी बात जो जितना माँ बाप समझते हैं
वो सारी बातें बच्चे उतना अच्छे से नहीं समझते। तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मम्मी से परमिशन लेके, पापा से पूछ के तब जाओ। इस पर गीतू बहुत गुस्सा होती है, बहुत छनछनाती है कि ये सब चीज़ें मम्मी पता नहीं किस जमाने में जी रही हैं, मेरी बहन भी मुझे नहीं समझ रही है, और मुँह फुलाकर वो कमरे में चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी मैं अगले सैटरडे में सुनाऊंगी, और अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, और मेरी कहानी को वो प्यार दीजिएगा। आप लोगों के प्यार की हमेशा हमारी कहानी को ज़रूरत पड़ेगी। और आगे की कहानी क्या क्या होता है रितिका और गीतिका की लाइफ में, ये मैं अगले सैटरडे में सुनाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।